जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में एक बात बताई थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो पुर्तगाल के D7 वीज़ा पे बनाऊंगा। इसके रिलेटेड बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, गूगल के अंदर बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ठीक है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन कुछ मुझे उस इन्फॉर्मेशन में कमी नज़र आई, जिसके बाद मैंने इस पर रिसर्च की और मैंने सोचा कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ। इसमें सबसे बड़ा डाउट जो लोगों को DS7 जो है पुर्तगाल का वीज़ा इसमें हो रहा है, वो ये है कि लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ़ पेंशन जिनको आ रही है सिर्फ़ उनके लिए है। ठीक है, यानी कि जो लोग रिटायर हो गए हैं, इसे कुछ लोग रिटायरमेंट का वीज़ा भी कह रहे हैं पुर्तगाल में। ठीक है, या पुर्तगाल के बाहर भी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये इसका स्टेप कह लें कि स्टेप वन है। यानी कि इसकी एक साइड है, समझ लें इस वीज़े की एक किस्म है जिसमें रिटायर लोगों को ये दिया जाता है कि जिनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन लग गई है उनको मिल रहा है। लेकिन इसके साथ इसका पार्ट टू भी है जिसके अंदर पैसिव इनकम वाले जो लोग हैं। अब पैसिव इनकम के साथ कहीं पे भी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में ये नहीं लिखा कि आपका इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिटायर हों। तो पैसिव इनकम किसी भी उम्र में आपकी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ पैसिव इनकम में क्या आता है। जो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, वो भी पैसिव इनकम कमाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब से भी पैसा कमाते हैं, फेसबुक या दूसरे वेबसाइट्स का डेवलपमेंट करके। ठीक है, उसके बाद आप कोई अपना बिजनेस करते हैं तो वो भी, उससे भी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी पैसिव इनकम में आएगा। उसके बाद आपको कोई रेंट आ रहा है, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, वो भी एक पैसिव इनकम में आएगा। तो सो ऑन, इसमें एक पूरी लिस्ट चलती जाती है। कोई भी ऐसा काम जिससे आपको महीने में एक या दो बार एक फिक्स या एक प्रॉफिट के रेशो में, यानी कि मंथली आपको मैं यूरोज़ में कह देता हूँ ताकि सारे कंट्रीज़ का उसमें कवर हो जाए। सपोज़ करें आपको 500 यूरो मंथली आ रहा है, 1000 यूरो आ रहा है, वो किसी भी काम से आ रहा है, आपके पास उसका लीगल रिकॉर्ड है, तो वो पैसिव इनकम में आएगा। तो आप जो पुर्तगाल का D7 वीज़ा ये बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि ये किसी भी कंट्री, स्पेशली पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, या बांग्लादेश से, या किसी भी गल्फ़ कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूरत पड़ेंगी। इसमें जो है सबसे पहले जो आपने है पुर्तगाल के अंदर एक बैंक अकाउंट ओपन करना है। जो स्टेप फर्स्ट है इसका, मैं इसको कहता हूँ कि सबसे ज़रूरी स्टेप आपका है कि आप पुर्तगाल में सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करें। जहाँ जो कि कुछ लोग ये नहीं करते, वो बाकी डॉक्यूमेंटेशन अपनी करके पेपर्स एम्बेसी में जमा करवा देते हैं, जिससे मोस्टली उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपको सबसे पहले अपना पुर्तगाल में एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। ठीक है, और उस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको वहाँ का टैक्स नंबर भी ज़रूरत है। यानी कि आप वहाँ का जो पुर्तगाल का टैक्स नंबर है वो चाहिए। वो आपको ऑनलाइन बहुत से वकील या डिफरेंट किस्म के एजेंट पुर्तगाल के अंदर मिल जाएंगे जो आपको उसमें लेने में हेल्प करते हैं। वो आप टैक्स नंबर लेंगे और उसके बाद ऑनलाइन भी बैंक अप्लाई कर सकते हैं, या आपके बिहाफ पे वो जो आपका एजेंट है वो वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कर देगा, जिसमें आप यहाँ से पैसे अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। ठीक है, आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ वैलिड हो। कोशिश करें कि 1 साल की वैलिडेशन हो। और जब भी अपना पासपोर्ट आप बनाएं या उसे रीन्यू करवाएं, तो हमेशा मैक्सिमम जो लिमिट है पासपोर्ट की वो बनवाएं, छोटी लिमिट वाला पासपोर्ट ना बनाएं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है बैंक के बाद, वो है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। यानी कि आपके पास पुर्तगाल के अंदर रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। वो चाहे आप फ्लैट लें, चाहे कोई घर लें, या कुछ भी वहाँ पे लें, रूम शेयरिंग नहीं, आपके नाम के ऊपर वो अकोमोडेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑफ़र करती हैं ये, लेकिन मैं उसे रेकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे फेसबुक पे या गूगल पे वहाँ की कोई लोकल जो है रियल एस्टेट एजेंसी है उससे कांटेक्ट करें, या आपका जो बंदा आपको टैक्स नंबर इशू करवा रहा है वो भी आपको इसमें रियल एस्टेट एजेंसी से रब्ता करवा सकता है, जिसमें आपको अकोमोडेशन वहाँ की एग्रीमेंट आपके नाम पे बनेगा। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो 6 मंथ की है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा आप 1 साल का लें। उस
उसकी रीज़न ये है कि आपको जो पहला परमिट इशू होता है वो 4 मंथ का होता है, लेकिन पुर्तगाल में जाके आपको फिर से 4 मंथ का मिलता है, यानी कि टोटल ये 8 मंथ हो गए। उसके बाद आपकी टीआरसी अप्लाई होती है, उसके दौरान भी 4 महीने लग जाते हैं, यानी कि 1 साल का टाइम पूरा आपको चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। तो आपको अकोमोडेशन जो है वो पूरी 1 साल की लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ। उसके बाद एक ट्रैवल इंश्योरेंस किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है ट्रैवल इंश्योरेंस लेना। तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगी, और फर्स्ट आपने 4 मंथ्स की लेनी है। जब आप वहाँ पे जाके दोबारा इसको एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगी। तो अभी आपने 4 मंथ्स की जो है लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो इनकम है आपकी वो बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करनी चाहिए। आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अपनी साथ लगानी है, जो बैंक से वेरीफाई होगी, और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी साथ लगेगा। ये बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मोस्टली पाकिस्तान से लगता है, बाकी कंट्रीज से नहीं लगता। और जो बैंक्स और जो आपने स्टेटमेंट है 6 मंथ की लगानी है, उसमें लास्ट 6 मंथ में हर महीने वो इनकम शो होनी चाहिए, जो एविडेंस आप सामने उनको शो कर रहे हैं कि इस बिहाफ पे मैं D7 वीज़ा पुर्तगाल का अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो रेंटल एग्रीमेंट है। अगर वो रेंटल एग्रीमेंट है, आपको किसी प्रॉपर्टी या घर से या शॉप से आपको रेंट आ रहा है, जो आप जिसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसको याद रखें कि आपका वो जो एग्रीमेंट है वो लीगल हो। विदाउट लीगल एग्रीमेंट तो आप उसको प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर ही नहीं सकते किसी भी कंट्री में। तो वो आपने पेपर साथ लगाना है लाजमी, और वो नोटराइज हो, यानी कि वो नोटरी पब्लिक से तस्दीक जिसे कह लें कि सर्टिफाइड हो, वो आपका लाजमी लगेगा। उसके बाद आपने रिटर्न टिकट लगाना है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को आप पूछना था कि कंफर्म टिकट लगाएं या हम लोग डमी टिकट भी लगा सकते हैं। तो आप इसमें डमी टिकट लगाने के बजाय मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आपको $10 से $20 के अंदर जो है टिकट्स जो हैं मिल जाती हैं। आप वो जो है टिकट साथ लगा दें, वो आपका काम चल जाएगा। सब बेहतर तो है कि आप कंफर्म टिकट लें और नॉन रिफंडेबल ले लें। बहुत सी एयरलाइन आपको नॉन रिफंडेबल एयर टिकट्स ऑफ़र करती हैं, यानी कि आप अगर उस टिकट को कैंसिल करेंगे तो आपके पूरे पैसे वापस आ जाते हैं, या थोड़ी बहुत कटिंग होगी 5% या 10%। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड नहीं करना चाहते तो आप डमी टिकट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कवर लेटर है, उस कवर लेटर के अंदर आपको हर चीज़ मेंशन करनी है कि आप वो पुर्तगाल में क्यों जाना चाहते हैं, आप वहाँ पे जाके कहाँ पे रहेंगे, आप वहाँ पे जो इनकम आपको आएगी किस तरह सरवाइव करेंगे, और आप वहाँ पे रह के कोई और काम नहीं करेंगे। यानी कि आप बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी भी इलीगल काम में नहीं पड़ेंगे, या आप जो है कोई भी जिस तरह लोग जाके इलीगल किसी भी जगह पे छोटा मोटा काम ढूंढ लेते हैं वो नहीं करेंगे। यानी कि उनको ये आपको यकीन दिलाना है कि आपकी एक पैसिव इनकम आ रही है, आप पुर्तगाल में जितना टाइम रहेंगे आपको पीछे से पैसे आते रहेंगे, जिसमें आपका सर्वाइवल बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आपने पुर्तगाल एम्बेसी में अपनी कंट्री में एक अपॉइंटमेंट लेनी है, जो कि ऑनलाइन मिल जाती है। और उसके बाद आपने अपने D7 जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बताई है, मैं आगे पूरी डिस्क्रिप्शन में लिख भी रहा हूँ, नीचे आप देख सकते हैं। वो आपने कंप्लीट करके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, ठीक है। इसके अंदर समटाइम 1 महीने में भी जवाब आ जाता है, समटाइम 2 महीने, समटाइम 4 महीने में भी। तो आपको बार बार एम्बेसी को पूछना नहीं है, क्योंकि आपको तो इनकम आ रही है, आपने एम्बेसी को ये शो करना है कि मुझे तो इनकम आ रही है, मुझे इतनी जल्दी नहीं है जाने की। अच्छा, जब आपको वीज़ा इशू होगा तो वो 4 मंथ का वीज़ा इशू होगा, ठीक है। यानी कि आप पहली दफ़ा 4 मंथ का जो है वीज़ा आपको इशू होगा। जब आप पुर्तगाल चले जाएंगे उसके बाद फिर आपको 4 महीने की वीज़ा इशू किया जाएगा, ठीक है। उसके जो वो टाइम पीरियड है वो 4 से 6 महीने के दरमियान आपकी फिर टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंसी अप्लाई होगी। फिर वो 2 साल की आपको मिलेगी, उसके बाद 5 साल की। इस तरह सो ऑन करते हुए आप पुर्तगाल का पासपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसमें पैसिव इनकम है, काफ़ी लोगों को डाउट है, क्योंकि कोई ऑफिशियली नहीं बताया गया कि मिनिमम कितनी आपकी इनकम होनी चाहिए। जो मैंने रिसर्च की है उसके अंदर अभी तक जो मिनिमम सैलरी है पुर्तगाल के अंदर वो 670 यूरोज़ है। तो आप अगर एक बंदा जा रहा है, ठीक है, तो आपको 670 यूरोज़ एटलीस्ट हर महीने अपने 6 मंथ की स्टेटमेंट में शो करवाना पड़ेंगे। आप अपनी लोकल करेंसी
को कन्वर्ट कर लें यूरो के अंदर और उसको दिखाएं कि मुझे 670 यूरोज़ मेरे पास हर महीने आ रहे हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप हस्बैंड और वाइफ हैं, तो वाइफ के लिए 322 जो है पुर्तगाल का यूरो है। और अगर बच्चा है कोई साथ तो 200 यूरोज़ उसके लिए भी होने चाहिए। तो ये आप काउंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने। इतने आपके अकाउंट में पैसे शो होंगे तो आपको D7 वीज़ा जो है पुर्तगाल दे देगा। क्योंकि पुर्तगाल इस टाइम हर इंटरनेशनल बंदे को पुर्तगाल लाना चाह रहा है। उसका अब आप सोचेंगे कि उनको क्या फ़ायदा है। उनको फ़ायदा ये है कि जब आप जाते हैं 4 महीने के बाद जब आप TRC आपको मिल जाती है तो आप वहाँ पे टैक्स पेयर हैं। आप जो भी बाय करेंगे आप उस पर टैक्स देंगे, आप गवर्नमेंट को भी टैक्स देंगे। आपकी जो इनकम आपकी कंट्री से पुर्तगाल आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्स होगा। तो अल्टीमेटली उनको फ़ायदा है। पुर्तगाल गवर्नमेंट को एक टैक्स कलेक्शन के लिए, कोई भी कंट्री है वो अपने टैक्स कलेक्शन के लिए सब करती है, तो पुर्तगाल को वो टैक्स कलेक्शन ही करनी है, ठीक है। और पुर्तगाल के अंदर जो बाकी यूरोपियन कंट्री से कम लोग आते हैं उसकी रीज़न ये है कि उनके पास उनकी सैलरीज़ बहुत लो हैं। अगर आप इसे कंपेयर करें जर्मनी के साथ, बेल्जियम के साथ या स्पेन के साथ, तो पुर्तगाल के अंदर सैलरीज सबसे कम है। तो लोग लोग इसलिए वहाँ पर यूरोप के अंदर से कम जाते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान से, इंडिया से, मलेशिया, भूटान, कहीं से भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोग आएँ, क्योंकि उनके लिए वो सैलरी काफ़ी होती है, वो उसमें सर्वाइव भी कर लेते हैं। तो इसलिए ये D7 वीज़ा भी निकाला गया। इसके अलावा वर्क परमिट्स भी हैं। और अभी रिसेंटली आपने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो ऑनलाइन वर्क करते हैं उनके लिए और भी इजी कर दिया गया है। एक तो वो D7 वीज़ा में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है, तो उस वीज़े के अंदर वो जल्दी अप्लाई कर सकते हैं और उसकी शराइत थोड़ी कम है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन लाजमी दबाएं, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाता है कि आपको वीडियो या इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंची है वो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि इससे आने वाले फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ हैं, एक सीरीज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो आप तक पहुँचेगी। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अभी ये वीडियो आपने देख ली, नेक्स्ट वीडियो शायद आपको मेरी नहीं मिलेगी। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जो है वो लाजमी दबा दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।